नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाइयाँ। हालांकि ये बधाइयाँ मैं एक दिन बाद दे रहा हूँ, थोड़ा देर हो गई है। और वो देर इसलिए हो गई कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि आईटी सेल से कोई टूल किट आएगा और फिर मैं उसमें जो कुछ जैसा कहा जाएगा उसके आधार पर उस ड्राफ्ट को लेकर अपनी बधाइयाँ प्रेषित करूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वीडियो के ज़रिए या अपने एक्स अकाउंट के ज़रिए, फेसबुक अकाउंट के ज़रिए। लेकिन वो टूल किट आया नहीं और मेरी दरअसल ये अपेक्षा भी गलत थी। वो टूल किट तो उन्होंने नामी गरामी सेलिब्रिटीज़ को भेजा था, बड़े बड़े लोगों को भेजा था। मेरी क्या बिसात कि वो मुझे इस तरह का कोई टूल किट भेजते और मुझसे आग्रह करते कि आप भी मुझे बधाइयाँ दें, जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। तो आखिरकार जब वो नहीं आया तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ब खुद आपको बधाई दे दूं, तो मेरी बधाइयाँ स्वीकार कीजिए। हालांकि ये प्रश्न तो उठेगा प्रधानमंत्री मोदी जी कि आपको इस सब की ज़रूरत क्या पड़ गई, आपने टूल किट का इस्तेमाल क्यों किया, आपके आईटी सेल ने सेलिब्रिटीज़ को ये क्यों कहा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयाँ दीजिए। आपने शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को जो ड्राफ्ट भिजवाया था, उन्होंने जस का तस पब्लिश कर दिया और उसमें ऊपर उनका नाम लिखा हुआ था, प्रिय विश्वनाथन आनंद। तो उससे वो पोल खुल गई सारी कि ये जो सारा कुछ हो रहा था वो आयोजित प्रायोजित था और स्वतः स्फूर्त नहीं था। यानी वो खुद ब खुद आपको बधाइयाँ और शुभकामनाएं नहीं दे रहे थे, उनसे कहा गया था। और जाहिर है कि सरकार या सत्तारूढ़ दल की पार्टी का कोई आईटी सेल किसी सेलिब्रिटी से ये कहेगा कि वो उन्हें बधाई संदेश भेजें प्रधानमंत्री को, तो वो मना कैसे कर सकता है। आखिरकार पानी में रहकर मगरमच्छ से तो बैर कोई नहीं लेगा। उन सबको इसी इंडस्ट्री में रहना है। शाहरुख खान, आमिर खान जिन्होंने भी भेजी, और शाहरुख खान तो दूध के जले हैं। उनके बेटे आर्यन खान को किस तरह से बिना किसी अपराध के जेल में डाल दिया गया था और उसके रिहाई के लिए शाहरुख खान को क्या क्या पापड़ बेलने पड़े थे, वो अच्छे से भुगत चुके हैं। इसलिए जैसे ही इस तरह का कोई संदेश उनके पास आया होगा और उन्होंने वीडियो बनाकर उसे अपलोड कर दिया अपने सोशल मीडिया पर। यही हाल आमिर खान का रहा होगा। और ख़ास तौर पर इस देश के जो मुस्लिम सेलिब्रिटी हैं उनके लिए तो और भी दुविधा, धर्म संकट की स्थिति होती है, क्योंकि वो तो निशाने पर हैं इस सरकार के, सत्तारूढ़ दल के, संघ परिवार के। उन्हें कब बदनाम करने की एक मुहिम छेड़ दी जाएगी वो नहीं जानते, बल्कि चलती ही रहती है उन्हें बदनाम करने की मुहिम संघ परिवार के द्वारा। तो वो तो वैसे ही डरे आतंकित लोग हैं, वो किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं इस निज़ाम में अपनी इज्जत बचाकर अपना काम करने की, अपनी शोहरत को संभाल कर रखने की। तो उन्होंने तो आपके निर्देशों का या आपके आईटी सेल के निर्देशों का पालन कर लिया। लेकिन इससे एक और सवाल उठ खड़ा हुआ कि ये तो ठीक है कि हिंदुस्तान के सेलिब्रिटीज़ को इस तरह का मैसेज गया, टूल किट गया और उन्हें ये करना पड़ा, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको बधाई संदेश मिले हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप से मिले हों, व्लादिमीर पुतिन से मिले हों, या इटली की वो प्रधानमंत्री मेलोनिया हैं उनसे मिले हों, ये भी आयोजित प्रायोजित थे? क्या विदेश मंत्रालय ने इसकी गुजारिश की थी इन नेताओं के मीडिया इंचार्ज से कि इस तरह की चीज़ें की जाएं ताकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी की छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर चमके, लगे कि वो विश्व के बहुत बड़े नेता हैं और उनको दुनिया के बड़े बड़े नेता उनके जन्मदिन पर बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामना संदेश भेज रहे हैं। तो ये शक पैदा हो रहा है। हमें पता नहीं है कि उनमें से कितने आयोजित प्रायोजित थे और कितने सचमुच में दिल से भेजे गए संदेश थे। खैर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है।
आम लोगों को तो यही लगेगा कि वो सचमुच में आए संदेश थे, क्योंकि सच्चाई तो आम तौर पर लोगों तक पहुंचती नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रमे रहने वाले लोगों को वही सच मिलेगा जो आपके द्वारा, आपके मीडिया सेल के द्वारा, आईटी सेल के द्वारा और संघ परिवार के द्वारा फैलाया जाता है, उन्हें वही सच मिलेगा। लेकिन चलिए, ये भी आपकी इवेंट मैनेजमेंट की जो एक आपकी ललक रहती है और जो आपका अनुभव है, जिसके बूते आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं और लगातार आप अपनी मार्केटिंग का ध्यान रखते हैं। और इस समय चूँकि आपको लग रहा है कि आपको मार्केटिंग की और बड़ी ज़रूरत है, आपको और भी ज़्यादा लोकप्रियता हासिल करने की ज़रूरत है। आपकी जो छवि है, जो काफ़ी दागदार हो गई है, मलिन हो गई है, कमज़ोर हो गई है, आभाहीन हो गई है, उसको चमकाने की ज़रूरत है। तो इस इवेंट को आपने इतना बड़ा करके आयोजित करवाया होगा, इसमें तो ये बहुत संभव है, क्योंकि वो तो आप करते ही रहे हैं और ये आपका एक विशेष हुनर है। और यहाँ तक कि आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी आपके इस हुनर की तारीफ़ कर चुके हैं, क्योंकि आपने उनकी जो रथ यात्रा थी उसके आयोजक आप ही थे। तो ये आपने किया, लेकिन इससे आपको कोई विशेष फ़ायदा मिलेगा मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप 17 सितंबर को अपने रिटायरमेंट की घोषणा भी करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि आप ऐसे यूं ही कुर्सी छोड़ने वालों में से नहीं हैं और आप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी उम्मीद लगाए थे कि शायद चूँकि आप अपने आप को फ़कीर कहते हैं और झोला उठाकर चल देने वाली बात करते हैं कि आपको सत्ता से कोई मोह नहीं है, कुर्सी से कोई मोह नहीं है, और ख़ास तौर पर ऐसे समय में जब आपकी छवि लगातार ख़राब हो रही हो, आपकी स्थिति उस बैट्समैन की तरह हो गई हो जो लगातार कम रनों पर आउट हो रहा है, हाफ सेंचुरी नहीं मार पा रहा है, और पूरे जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो कह रहे हैं कि अब आप रिटायर हो जाओ, और वो बल्लेबाज कहे नहीं, मेरे में तो अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, मैं तो अभी खेलूँगा, और वो खेलता रहे। और जो बीसीसीआई है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, वो चूँकि बड़ा खिलाड़ी है इसलिए उसको ये भी ना कह सकता है कि आप रिटायर हो जाइए। तो आपकी स्थिति भी कमोबेश वही हो चुकी है, ना बीजेपी कह सकती है, ना आरएसएस कह सकता है, और कहेगा भी तो आप सुनने वाले नहीं हैं। तो आप जमे हुए हैं लेकिन रन नहीं बन रहे हैं, और इसलिए आपकी छवि और ख़राब हो रही है कि आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है, लेकिन आप ज़िद पर अड़े हुए हैं कि मैं तो रिटायर नहीं होऊंगा। तो अब चूँकि आप रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, तो आने वाले वर्षों में भी आपकी छवि और ख़राब होती जाएगी, और लोगों को लगेगा कि ये क्यों टिके हुए हैं, क्यों बने हुए हैं। जब लगातार आपके कामों पर सवाल उठ रहे हैं, आपके व्यवहार पर सवाल उठ रहे हैं, और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, बहुत सारे दाग आपके दामन में ऐसे लग गए हैं कि जो छूटते नहीं दिख रहे हैं। जैसे आप अपने मित्रों का जिस तरह से भला करते हैं, वो एक करप्शन की एक श्रेणी में आता है। आप जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करते हैं, जिस तरह से आप कांग्रेस और गांधी परिवार के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, जिस तरह से आपने अतीत में ऐसी गालियां दी हैं जो कि किसी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है, आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा को संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं, और आने वाले दिनों में और भी गंभीरता से उठेंगे, क्योंकि चुनाव चोरी का मुद्दा भी गर्माता जा रहा है, और किसी भी दिन राहुल गांधी हाइड्रोजन बम भी फोड़ सकते हैं। तो ये एक अच्छा बड़ा मुनासिब वक्त होता अगर आप रिटायरमेंट लेते, तो आपकी वाहवाह हो रही होती कि देखिए इन्हें सत्ता का कोई मोह नहीं है, और इन्होंने बड़े ईमानदारी से जब उन्हें लगा उन्होंने झूला उठाया और फ़कीर की तरह निकल गए, और देश को एक नया ताज़ा चेहरा, नया नेतृत्व उन्होंने देने के लिए रास्ता साफ किया। तो ये शिकायत तो इस देश के लोगों की आपसे रहेगी। भक्तगण की बात छोड़ दीजिए,
वो तो भक्ति में अंधे होते हैं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप कभी भी रिटायर हों, और हो सका तो मृत्यु पर्यंत भी आपको आपके खड़ाओं से राज चलाना चाहे। लेकिन ये आपको सोचना है कि क्या ये ठीक होगा, क्या इस देश के लिए ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।